मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि काफी तेज बारिश हो रही है। उसी बारिश में हम एक भीगती हुई लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है और फिर वो उस गाड़ी में बैठ जाती है। अब वे लड़की उस गाड़ी में बैठते ही उस आदमी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास लाइटर है, क्योंकि मेरे पास माचिस थी जो कि बारिश में गीली हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि गाड़ी का कंट्रोल अचानक से बिगड़ जाता है और गाड़ी पलट जाती है। इसके बाद हम ब्रायन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक सीरियल किलर के आर्टिकल के बारे में कुछ बातें कर रहा है। ब्रायन एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है और उसने जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। थोड़े टाइम पहले ही ब्रायन ने एक सीरियल किलर के ऊपर आर्टिकल लिखा है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था और इस आर्टिकल ने ब्रायन को बहुत ही ज्यादा पहचान दिलाई थी। तभी ब्रायन के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड केरी आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केरी एक फोटोग्राफर है और ये दोनों मिलकर उस जगह पर जाकर फोटो लेते हैं जहाँ पर उस कार का एक्सीडेंट हुआ था। केरी ब्रायन से कहती है कि मेरे अकॉर्डिंग वह लड़की ही सीरियल किलर होगी जिसने लिफ्ट मांगी थी। उसने लिफ्ट लेने के बहाने कार ड्राइवर को मार दिया होगा जिस वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद फोटो और उस जगह का मुआयना करके ये लोग वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद केरी ब्रायन को कहती है कि हमें किसी नई जगह पर जाना चाहिए, साथ ही हमें अलग अलग शहरों में जाकर ऐसी और जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। अब हम देख पाते हैं कि थोड़े टाइम बाद ये दोनों मिलकर कैलिफोर्निया जाने का प्लान बनाते हैं। कैलिफोर्निया के रास्ते में जितने भी क्रिमिनल स्पॉट होते हैं ये दोनों लोग उन स्पॉट को एक्सप्लोर करने का सोचते हैं। केरी जो कि फोटोग्राफर है वह इन जगहों की फोटो लेगी जो आगे जाकर ब्रायन की न्यू बुक में काम आएगी। लेकिन कैलिफोर्निया जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए ब्रायन एक कॉलेज में जाता है और वहाँ के नोटिस बोर्ड पर राइड शेयर का नोटिस लगा देता है और साथ ही अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल भी लिख देता है, यानी कि जो भी इनके साथ चलेगा खर्चा आधा हो जाएगा। अब इसके बाद हमें एक साइको आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम अर्ली है और ये साइको हाल ही में जेल से छूटा है। इतने लंबे टाइम में जेल के अंदर रहने की वजह से अर्ली अपनी जॉब खो बैठा है। तभी उससे मिलने के लिए उस जगह पर एक ऑफिसर आता है। उस ऑफिसर को अर्ली के जॉबलेस होने की खबर पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए वह अर्ली के लिए कॉलेज में एक जॉब लेकर आता है। अर्ली यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड एडी के साथ रहता है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अर्ली उस ऑफिसर की जॉब को ठुकरा देता है और कहता है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मैं ये स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट जाना चाहता हूँ। लेकिन वह ऑफिसर अर्ली की बात को नहीं मानता है और उससे फोर्सफुली वह जॉब करने के लिए कहता है। इसके बाद हम अगले दिन देख पाते हैं कि अर्ली सुबह जल्दी कॉलेज में जॉब करने के लिए पहुंच जाता है और ये वही कॉलेज है जहाँ पर ब्रायन ने नोटिस बोर्ड पर राइड शेयर का नोटिस चिपकाया हुआ होता है। अब अर्ली यहाँ पर इस नोट को देख लेता है और ब्रायन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और ब्रायन से कांटेक्ट हो भी जाता है। अब यहाँ पर ब्रायन अर्ली के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वापस आकर अर्ली अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि हम लोग कैलिफोर्निया जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि गवर्नमेंट के लोग आकर मुझे बार बार परेशान करें, इसलिए हम चुपके से कैलिफोर्निया निकल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ब्रायन केरी को कहता है कि हमें एक राइड शेयर करने के लिए कपल मिल चुका है, जहाँ पर केरी ब्रायन से कहती है कि हमें राइड शेयर करने से पहले एक बार तो उन लोगों से मिल लेना चाहिए था, क्योंकि हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि वे लोग कैसे हैं। जिस पर ब्रायन कहता है कि हमारे पास दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि वे नोटिस देकर सिर्फ एक ही आदमी ने हमें कांटेक्ट किया है, इसलिए हम ये मौका गंवा नहीं सकते हैं और हमें इनके ही साथ जाना होगा। जहाँ पर केरी पहले से ही प्रार्थना करती है कि वे लोग ब्रायन के बाकी दोस्तों की तरह बोरिंग ना हो और फिर ये दोनों मिलकर उन लोगों को पिक करने के लिए निकल जाते हैं। इधर अर्ली एडी को सामान पैक करके घर के बाहर खड़े होने के लिए कहता है, क्योंकि ब्रायन और केरी किसी भी वक्त उनको पिक करने के लिए आते होंगे और साथ ही अर्ली एडी को कहता है कि तुम यहाँ पर खड़ी रहो, तब तक मैं अपने मालिक का हिसाब चुका कर आता हूँ। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि अर्ली अपने लैंडलॉर्ड को जान से मार देता है और वापस एडी के पास आ जाता है। तो वो देखता है कि एडी ने कुछ फालतू की चीजें भी पैक करके रखी है। एडी थोड़ी भोले स्वभाव की है, ये बाकियों जितनी होशियार भी नहीं होती है। जिसके बाद अर्ली उसके फालतू सामान को डस्टबिन में फेंक देता है। तभी केरी और ब्रायन अर्ली को पिक करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। केरी अर्ली को देखते ही ब्रायन से कहती है कि मुझे ये आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ब्रायन कहता है कि हमें किसी को देखकर उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। इसके बाद वे चारों मिलकर अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। जर्नी के दौरान केरी सबसे बातें कर रही होती है, लेकिन अर्ली और ब्रायन एकदम से चुपचाप बैठे होते हैं। यहाँ पर केरी कहती है कि कर्मा सबसे बड़ी चीज होती है। तभी एडी कहती है कि ये क्या चीज है, लेकिन अर्ली केरी की बातों को मजाक में लेता है और हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अर्ली को ढूंढने लग जाती है, क्योंकि उन्हें वहाँ पड़ी लैंडलॉर्ड की बॉडी मिल जाती है और बिना पुलिस को सूचना दिए ही यहाँ से भाग चुका है। अब आगे जाकर चारों एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहाँ पर ये लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। तब तक अर्ली टॉयलेट में जाकर एक आदमी को मारकर उसके पैसे लूट देता है और बाहर आकर किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगने देता है। आगे जाकर चारों एक क्रिमिनल स्पॉट पर रुकते हैं, जहाँ पर ब्रायन चारों तरफ इस जगह पर घूमकर डिस्क्राइब करता हुआ अपनी आवाज में रिकॉर्ड करता है और केरी इस जगह की
फोटो लेने लगती है। इसके बाद ये लोग आगे एक होटल रूम में रुकते हैं जहाँ पर अर्ली और ब्रायन का रूम पास में होता है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि होटल रूम में अर्ली एडी के बालों को कैरी जितने छोटे कर देता है ताकि वे कैरी जैसी दिखाई दे। ब्रायन और कैरी एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं। इधर हम देख पाते हैं कि अर्ली दीवार पर कान लगाकर उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश करता है। अब इसके बाद जब ये लोग अपने सफर के दूसरे होटल में रुकते हैं तो वहाँ पर एक बार में अर्ली और ब्रायन पूल खेलते हैं। तब तक कैरी एडी को उसके बारे में और उसकी फैमिली के रिलेशन के बारे में पूछती है। तब एडी उससे बताती है कि मेरी माँ को अर्ली और मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अर्ली हाल ही में जेल से रिहा हुआ है। एडी आगे बताती है कि जब उसका गैंग हुआ तो अर्ली ने ही उसे सहारा दिया। अब यहाँ पर एडी कहती है कि वे अर्ली को प्रोटेक्टर की तरह देखती है। एडी को लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अर्ली उसका साथ हमेशा देता रहेगा। आगे एडी कहती है कि कभी कभी अर्ली उसके साथ हिंसक हो जाता है लेकिन वह मुझसे प्यार भी बहुत करता है। आगे वे दोनों ड्रिंक करते हैं। एडी कैरी को कहती है कि अर्ली ने उसे ड्रिंक और स्मोक करने से मना किया है। और आगे जब ये लोग अपनी जर्नी के दूसरे स्पॉट पर पहुँचते हैं तो यहाँ अर्ली ब्रायन को गन चलाना सिखाता है और ये बात कैरी को अच्छी नहीं लगती है। ब्रायन कैरी को कहती है कि अर्ली पास्ट में एक क्रिमिनल रह चुका है लेकिन ब्रायन कैरी की बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपनी रिपोर्ट तैयार करने में बिजी रहता है। अब यहाँ पर कैरी भी इस जगह की फोटो लेने लगती है लेकिन तभी वे देखती है कि अर्ली एडी के साथ कार में कुछ गलत हरकतें कर रहा था और ये बात कैरी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वे इन दोनों की फोटो लेने वाली होती है तभी अर्ली कैरी को देख लेता है और उसके सामने एक क्रिमिनल वाली स्माइल देता है। इसके बाद कैरी ब्रायन पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वह कहती है कि या तो तुम इनको जाने के लिए कह दो नहीं तो मैं जा रही हूँ। अब यहाँ पर ब्रायन कैरी को काफी मनाने की कोशिश करता है और फिर ये लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहाँ के स्टोर के टीवी में कैरी रिपोर्ट देख लेती है जहाँ पर बताया जाता है कि एक मर्डर हुआ है जिसका सस्पेक्ट अर्ली को ही माना जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्ली वहाँ के स्टोर मालिक को लूट कर उससे भी गोली मार देता है। एडी ये सब देख कर रोने लगती है। इधर अर्ली एडी को डांटता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। अर्ली कहता है कि मैं सभी को सेफली कैलिफोर्निया पहुंचा दूंगा, तब तक तुम लोग चुपचाप बैठ जाओ। अब अर्ली सीधा इन लोगों को एक माइंड कैंप की जगह पर रोकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो पुलिस ऑफिसर आते हैं जो इनसे पूछताछ करने लगते हैं। तभी अर्ली पीछे से आकर इन दोनों पुलिस वालों को मार डालता है। इसके बाद अर्ली इन लोगों को रेगिस्तान में एक बुढ़े कपल के यहाँ पर ले जाता है। इस जगह पर भी अर्ली उस आदमी को बुरी तरह से मारता है और उसे खत्म कर देता है। इधर हम देख पाते हैं कि एडी उस बूढ़ी औरत को यहाँ से भागने में मदद कर देती है। उस औरत को भागता हुआ अर्ली देख लेता है और एडी को बुरी तरह से डांटता भी है। इस पर एडी को गुस्सा आ जाता है और वे एक चीज उठाकर अर्ली के फेस पर मारती है और साथ ही अर्ली को भला बुरा कहने लगती है, जिस वजह से अर्ली को गुस्सा आ जाता है और वे एडी को भी शूट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्ली ब्रायन को बेहोश कर देता है और कैरी को अपने साथ किडनैप करके ले जाता है। कैरी को गाड़ी में बैठाकर अर्ली कैलिफोर्निया बॉर्डर पर जाना चाहता है और यह जगह एक न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। यहाँ पर आने के बाद अर्ली कैरी को एडी जैसे कपड़े पहनने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ब्रायन को होश आ गया है। एडी ने जिस बूढ़ी औरत की मदद की थी वह ब्रायन को अपने ट्रक की चाबी दे देती है ताकि ब्रायन कैरी को बचाने के लिए उसके पीछे जा सके। इसके बाद ब्रायन ट्रक लेकर सीधा न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर वो एक ही वार में अर्ली को एक बार के लिए गिरा देता है, जिसके तुरंत बाद ब्रायन कैरी को ढूंढने लग जाता है और जब उसे कैरी मिलती है तो वह देखता है कि कैरी बहुत ही बुरी हालत में है और अर्ली ने उसे हथकड़ियों से बांध कर रखा हुआ है, जिस वजह से वह सदमे में चली जाती है। लेकिन तभी पीछे से अर्ली ब्रायन के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। तभी कैरी के हाथ न्यूक्लियर टेस्ट यूनिट लग जाता है जिसे वो अर्ली पर फेंक मारती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रायन गन उठाकर अर्ली को शूट कर देता है, जिस वजह से वह मारा जाता है। अब हम देख पाते हैं कि इस घटना के कुछ समय बाद हमें ब्रायन और कैरी को बीच हाउस में दिखाया जाता है। ब्रायन रिकॉर्डिंग को बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। तभी कैरी ब्रायन से कहती है कि एक लोकल आर्ट गैलरी उसके आर्ट की बहुत ही बड़ी एग्जीबिशन लगाना चाहती है, जिसे सुनकर ब्रायन काफी खुश होता है और वह कहता है कि हमें इस पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके बाद वे इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ब्रायन गलती से अपना रिकॉर्डर ऑन ही छोड़ देता है, जिसमें हमें एडी की वॉइस सुनाई देती है। एडी बोल रही होती है कि मुझे खुशी है कि मुझे ब्रायन और कैरी जैसे दो दोस्त मिले हैं और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।